नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी भाग 11 के अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, प्रश्न संख्या 1 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल के गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। कहने का आशय यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है उसके अंतर्गत बात करें गद्य साहित्य के, तो गद्य साहित्य के उत्थान को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, और उसका जो प्रथम उत्थान है उसका समय सीमा क्या है, ठीक है ना। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का यानी कि जो हिंदी गद्य का प्रथम उत्थान है उसकी समय क्या है। विकल्प 1 की बात करें तो संमत 1925 से लेकर के 1950 विक्रम संमत। विकल्प 2 की बात करें तो संमत 1920 से लेकर के 1940 तक। विकल्प 3 में देखेंगे 1900 से लेकर के 1940 तक और विकल्प 4 है 1950 से लेकर के विक्रम 1900 तक। तो कहने का आशय है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी गद्य का प्रथम उत्थान काल कहा है। देखिए मित्रों, बात करें हिंदी गद्य के उत्थान की तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 प्रकार बताया उत्थान का। पहला उत्थान 1925 से 1950 यानी कि विकल्प 1 इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प 1 है 1925 से लेकर के 1950 विक्रम संमत का जो समय है इसे हिंदी गद्य का प्रथम उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। दूसरा उत्थान 1900 जो इसे कहते हैं 50 विक्रम संमत से लेकर के 1975 विक्रम संमत तक, और तीसरा जो उत्थान है वो 1975 से लेकर के आज तक का जो समय है उसे तृतीय उत्थान के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। तो कहने का आशय यही है कि आपसे पहला पूछा है लेकिन इसके साथ साथ दूसरा और तीसरा उत्थान भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम उत्थान है 1925 विक्रम संमत से 1950 विक्रम संमत, दूसरा 1950 विक्रम संमत से 1975 विक्रम संमत तक, और जो तीसरा है 1975 से लेकर के आज तक का जो समय है उसे तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 2 कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। कहने का आशय यह है कि जो मिस्र बंधु हैं उनके अनुसार परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है। विकल्प 1 की बात करें तो 1890 से लेकर के 1925, विकल्प 2 1900 से लेकर 1925 तक का, और विकल्प 3 है संमत 1825 से 1900 तक का, और विकल्प 4 है संमत 1900 से लेकर के 1940 तक का। देखें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मिस्र बंधुओं ने है ना जो काल का विभाजन किया है उसको अगर देखेंगे तो आपको 5 प्रकार आपको दिखाई देगा। पहला जो उनका विभाजन है जिसे कहते हैं प्रारंभिक काल, तो प्रारंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। इसी प्रकार से माध्यमिक काल बांटा, तो माध्यमिक काल को भी पूर्व माध्यमिक उत्तर माध्यमिक। अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। फिर परिवर्तन काल को भी इन्होंने विभाजित किया और परिवर्तन के बाद वर्तमान काल। तो जो परिवर्तन काल का समय इन्होंने बताया था वो विकल्प 1 बताया था कि संमत 1890 से लेकर के 1925 विक्रम संमत तक का जो समय था ये क्या है, बिल्कुल परिवर्तन काल है, और 1926 से लेकर के आज तक का जो समय है उसे उन्होंने वर्तमान काल के अंतर्गत रखा है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और कैसे इसे दिमाग में बैठाएंगे तो देखिए, परिवर्तन कब होगा भाई, किसी के अंक 90% हो और 90% से घट के उसके अंक 25% हो जाए तब तो भैया बड़ा परिवर्तन होगा, है ना। तो परिवर्तन काल बस दिमाग में रखिएगा। परिवर्तन काल क्या हुआ कि 90 से लेकर के 25 हो गया उसका, ठीक है ना। तो 90 से अगर किसी का अंक 25 हो जाए तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की गई, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। विकल्प 1 की बात करें तो 1800 ईस्वी में, विकल्प 2 1900 ईस्वी में, विकल्प 3 है 1850 ईस्वी में,
और विकल्प 4 है 1803 ईस्वी में। देखिए मित्रों, बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना होती है पूरे 1800 ईस्वी में, ठीक है ना। अब किसने किया स्थापना, तो कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है किसने किया है, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि एक थे जिनका नाम था मार्क्विस बेलीजली। तो मार्क्विस बेलीजली महोदय ने क्या किया, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। किसने किया था, मार्क्विस बेलीजली दिमाग में रख लीजिएगा। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज, देखिए फोर्ट माने होता है किला, है ना। फोर्ट कब, बोले 18 का व्यक्ति हो जाता है, 18 साल का पूरे हो जाता है तो किला भी तोड़ सकता है, किला भी कर सकता है, या आप कह सकते हैं कॉलेज में जाने की लाइफ हो जाती है, 18 साल में कॉलेज में जाने की लाइफ हो जाती है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो जैसे भी दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक है। कहने का आशा है कि इनमें से कोई एक विद्वान है जिन्होंने नासकेतोपाख्यान लिखा है। विकल्प 1 की बात करें तो सदल मिश्र ने, विकल्प 2 इंसाल्लाह खां, विकल्प 3 लल्लू लाल और विकल्प 4 है राम प्रसाद निरंजनी। तो देखिए नासकेतोपाख्यान, नास कौन कर सकता है, बोले सर जो पागल होगा, सदल होगा, पगल टाइप का व्यक्ति होगा वही नाश कर सकता है। तो हम लोग जब भी याद करते हैं जैसे नाश की बात आती है वैसे पगल की बात आती है। तो सदल फार सदल मिश्र और नासकेतोपाख्यान के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इंसाल्लाह खां की बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं इंसा रानी, इंसाल्लाह खां मतलब रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल प्रेम सागर दिमाग में रखिएगा। और राम प्रसाद निरंजन जी की बात करें तो राम प्रसाद निरंजन जी की रचना है भाषा युग वशिष्ठ। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो विकल्प सदल मिश्र इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है उदयभान चरित्र के लेखक है। कहने का आशय है कि उदयभान चरित्र के लेखक कौन है। विकल्प 1 की बात करें तो इंसाल्लाह खां, विकल्प 2 लल्लू लाल, विकल्प 3 सदल मिश्र और विकल्प 4 है जॉन गिलक्राइस्ट महोदय। तो देखिए उदयभान की बात करें तो उदयभान है ना का जो मूल नाम है वो आपने देखा होगा रानी केतकी की कहानी। अब इसी रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम पड़ जाता है उदयभान चरित्र। और उदयभान चरित्र की बात करें तो इंसा रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, इंसाल्लाह खां। तो उदयभान के चरित्र के लेखक भी कौन होंगे, इंसाल्लाह खां। अब इंसाल्लाह खां की जो भाषा थी, पहले दिल्ली में रहते थे, बाद में लखनऊ आ गए थे, और इनकी भाषा चुटकुली है, मटकीली है, मुहावरेदार है और किस्सा गोई भी है। हम लोग जब प्रश्नावली हल कर रहे थे, आई थिंक पहली या दूसरी प्रश्नावली में हम लोग विस्तृत रूप से इनके बारे में पढ़े हैं, जाने हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। लल्लू लाल जी की बात करें तो अभी आपने देखा है लल्लू लाल का प्रेम सागर, है ना, माधव विलास और राजनीति इनकी रचना है। सदल मिश्र की बात करें तो अभी आपने देखा नासकेतोपाख्यान। जॉन गिलक्राइस्ट की बात करें तो जॉन गिलक्राइस्ट यही है जब फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना हुआ। किसने स्थापना किया, अभी आपने देखा है कि मार्क्विस बेलीजली। अब मार्क्विस बेलीजली ने स्थापना किया तो ये कौन थे, ये वहाँ पर उर्दू के प्राध्यापक थे, आप कह सकते हैं वहाँ के टीचर थे जॉन गिलक्राइस्ट। और इन्हीं जॉन गिलक्राइस्ट ने क्या किया कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जो भाषा शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं, एक सदल मिश्र को और दूसरा लल्लू लाल की। तो दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। चलें तो फिलहाल यहाँ प्रश्न संख्या 5 का जो विकल्प सही है वो विकल्प 1 इंसाल्लाह खां इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि सुख सागर की रचना किसने की है, यानी कि सुख सागर की रचना इनमें से किसने की है। विकल्प 1 की बात करें सदा सुखलाल, विकल्प 2 इंसाल्लाह खां, विकल्प 3 सदल मिश्र और विकल्प 4 है लल्लू लाल। तो देखिए सुख सागर, सुख का सागर कौन है, बोले सदा सुख सुख का सागर। भैया देखो जो सदा सुखी रहेगा ना वही सुख का सागर है, बस दिमाग में रख लीजिएगा, सदा सुख सागर, सदा सुख सागर। इंसाल्लाह खां की बात करें रानी केतकी की कहानी जिसका एक नाम उदयभान चरित्र है, अभी आपने देखा। सदल मिश्र का नासकेतोपाख्यान और लल्लू लाल का अभी आपने देखा है ना, प्रेम सागर। अब बात करें सदा सुखलाल, तो सदा सुखलाल नियाज जो कि दिल्ली में रहते थे, ध्यान में रखिएगा। इंसाल्लाह खां पहले दिल्ली में फिर लखनऊ आते हैं। लल्लू लाल की बात करें तो आगरा से थे और सदल मिश्र बिहार यानी कि आरा से संबंधित है, ठीक है ना, इसे भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी इनके स्थान को लेकर के प्रश्न पूछ लेता है तो इसे भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो सुख सागर सदा सुखलाल जी की रचना है। प्रश्न संख्या 7 है कि प्रेम सागर और माधव विलास के रचनाकार कौन है, यानी कि इनमें से कौन
से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रेम सागर और माधव विलास का रचना किया है। देखिए घुमा फिरा करके वही प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। विकल्प 1 की बात करें सदा सुखलाल, विकल्प 2 इंसाअल्लाह खां, विकल्प 3 लल्लू लाल और विकल्प 4 है राम प्रसाद निरंजनी। देखिए प्रेम में कौन होता है, व्यक्ति लल्लू होता है ना, और माधव है, तो माधव, लल्लू लाल, प्रेम सागर, माधव विलास, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प 3 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है। कहने का आशय है कि इनमें से कौन विद्वान है जिन्होंने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की है। अब देखिए चूंकि भाषा योग वशिष्ठ की बात आ जाती है तो इसका रचना काल भी आप देख लीजिए कि 1741 ईस्वी में भाषा योग वशिष्ठ रचना लिखी गई है। किसकी रचना है तो दिमाग में बैठाइएगा, राम प्रसाद निरंजनी या सदाशिव लाल की, या बात करें हम लोग लल्लू लाल की या सदल मिश्र की। तो देखिए भाषा का योग, भाषा योग वशिष्ठ है ना, तो भाषा का जब योग होगा विशिष्ट होगा तो बड़ा निरंजनी होगा। निरंजनी फाड़ राम प्रसाद निरंजनी जी की ये रचना है ना। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प 1 राम प्रसाद निरंजनी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे, है ना, कौन थे इनमें से। प्रश्न संख्या 9 है कि पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। विकल्प 1 की बात करें जॉन गिलक्राइस्ट, विकल्प 2 की बात करें राम प्रसाद निरंजनी, विकल्प 3 की बात करें इंसाअल्लाह खां और विकल्प 4 की बात करें तो जगत सिंह। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, पोर्ट विलियम कॉलेज में जो हिंदी के अध्यापक की बात करें तो जॉन गिलक्राइस्ट महोदय थे। और यही जॉन गिलक्राइस्ट महोदय ने लल्लू लाल को और सदल मिश्र को जो है भाषा शिक्षक के रूप में पोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्ति दी थी। तो ये भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नामकरण किस रचनाकार के नाम पर किया गया है। कहने का आशय है कि जो द्विवेदी युग का नामकरण किया गया वो एक निम्नलिखित में से किस रचनाकार के नाम के आधार पर द्विवेदी युग उसका नाम पड़ा है। विकल्प 1 की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 3 है बैजनाथ द्विवेदी और विकल्प 4 है राम प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए प्रश्न अगर हम लोग चर्चा करें प्रश्नोत्तरी में ही 3-4 बार ये रिपीट हो चुका है और बहुत साधारण सा प्रश्न है। तो बिल्कुल द्विवेदी युग का नामकरण जो होता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। भैया देखो द्विवेदी युग का नाम किसके आधार पर, जो महा होगा वीर भी होगा, तो महान है और वीर है ऐसे व्यक्ति के नाम पर द्विवेदी है ना युग का नाम चलता है, ठीक है। इसलिए प्रश्न संख्या 10 का विकल्प 1 इज राइट आंसर। यहाँ पे देखिए बात करें बैजनाथ द्विवेदी जी का, तो एक नाम आप देख रहे हैं बैजनाथ द्विवेदी, क्या है, बोले सर बैजनाथ द्विवेदी कोई अलग से नहीं है बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मूल नाम था वो बैजनाथ द्विवेदी था। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता निम्नलिखित में से किसका एक उपनाम बैजनाथ द्विवेदी है, या फिर पूछ लिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मूल नाम क्या था, ठीक है ना। तो बैजनाथ द्विवेदी, बैजनाथ द्विवेदी, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया गया है। कहने का आशय है कि जो हिंदी साहित्य का आधुनिक है ना काल है इसको एक अन्य नाम और भी दिया गया है जो कि इस विकल्प में है। कह रहे हैं कि चरण काल दिया गया है, संधि काल दिया गया है, संधान काल दिया गया है या गद्य काल दिया गया है। तो बिल्कुल आप सही से समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो आधुनिक काल का एक अन्य नाम है गद्य काल। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प 4 इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो कहने का आशय है कि भारतेंदु जी का जो खड़ी बोली में रचित एक कविता है ना, वो उसका संग्रह किस नाम से है ना। विकल्प 1 की बात करें तो फूलों का गुच्छा, विकल्प 2 प्रेम मालिका, विकल्प सी वर्षा विनोद और विकल्प 4 है प्रेम फुलवारी। सारी की सारी रचनाएं भारतेंदु जी की है, लेकिन कह रहे हैं कविताओं का संग्रह। भैया देखो जो संग्रह होता है कविता का ना, तो बिल्कुल जैसे फूलों का संग्रह, फूलों का गुच्छा होता है, तो भारतेंदु जी ने फूलों का गुच्छा है ना, फूलों के गुच्छा संग्रह में कविताओं का संग्रह किया है। इसलिए प्रश्न संख्या 12 का विकल्प 1 इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है कि प्रयाग राम गमन के लेखक है। प्रयाग राम गमन के लेखक है। विकल्प 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प 2 प्रेमघन, विकल्प 3 है प्रताप नारायण मिश्र और विकल्प 4 है अंबिका दत्त व्यास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि प्रयाग में राम का जो गमन हुआ बड़े प्रेम से होगा, प्रेम घन, प्रेम घन, प्रेम और घनेपन प्रेम से होता है, तो इसलिए प्रेम घन इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि जगत सच्चाई सार कविता के लेखक हैं।
विकल्प 1 की बात करें प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प 2 भारतेंदु, विकल्प 3 है राधा कृष्ण दास और विकल्प 4 है श्रीधर पाठक। बिल्कुल जगत सच्चाई सार। इस संसार में अगर बात करें ना सच्चाई और सार क्या है, बोले श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक है ना। लक्ष्मी को तो धारण करता है, वही सच्चाई है, वही सच्चाई है श्रीधर पाठक है ना। इस जगत की सच्चाई क्या है, श्रीधर पाठक है, श्रीधर पाठक है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि वैदेही वनवास नामक काव्य किसका है। कहने का आशय है कि वैदेही वनवास नामक जो काव्य है, जो रचना है, किसकी है। विकल्प 1 की बात करें तो राधा कृष्ण दास जी की है, विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, विकल्प 3 आधा सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है और विकल्प 4 की बात करें तो श्रीधर पाठक जी की है। तो वैदेही वनवास की बात हम लोग करते हैं, कब हुआ समय देख लीजिए, 1941 में वैदेही वनवास लिखा गया है। और हम लोग जब पढ़ रहे थे ना तो हम लोगों ने ट्रिक बनाया था कि प्रिय जात वनवास कहाँ का, बोले अयोध्या के प्रिय जात वनवास। अब प्रिय की बात करते हैं तो बिल्कुल आपने समझ लिया कि प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया, जिनमें 15 सर्ग हैं। जात फात पारिजात 1937 में 18 सर्ग है। और प्रिय जात वनवास की जब बात करते हैं तो वैदेही वनवास 1941 में लिखा गया है। और जाते हैं वनवास कैसे, बोले सर एक साथ जाते हैं, एक साथ, एक और साथ की बात हम करते हैं तो इसमें 17 सर्ग हैं। दिमाग में रख लीजिएगा। मोटा मोटा प्रश्न है कि देखो भैया प्रिय कहाँ जाता है, बोले सर प्रिय वनवास जा रहे हैं, कहाँ से, बोले सर अयोध्या से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है ना। प्रिय जात वनवास, अयोध्या का प्रिय वनवास जा रहा है, कैसे, बोले सर 1941 में लिखा गया है। और कितने एक साथ जा रहे हैं, तो 17 सर्ग हैं। ऐसे मोटा मोटा क्लू दिमाग में बनाइएगा और इस प्रश्न को हमेशा के लिए अस्थायी तौर पर अपने स्मृति पटल पर बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 है कि रंग में भंग नामक काव्य कृति किसकी है। रंग में भंग नामक काव्य कृति किसकी है। विकल्प 1 की बात करें तो राम कुमार वर्मा जी की, विकल्प 2 आधा सिंह उपाध्याय हरिऔध, विकल्प 3 मैथिली शरण गुप्त और विकल्प 4 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए रंग में भंग ना करो मतलब 1909 की रचना है, जयद्रथ वध 1910 में है, ठीक है ना। तो कहने का आशा है भारती 12 1912 में है, किसान एक साथ 1917 में है, पंचवटी में तू पहुँच तो 1925 में है। सारी रचनाओं को मैंने ट्रिक से बिल्कुल हल कराया है, व्याख्यात्मक रूप से याद कराया है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के टीजीटी पीजीटी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत जब आप जाएंगे तो क्रम से सारी जो है ना, सारे काल, सारी रचनाएं ट्रिक से याद कराई गई हैं और विस्तृत रूप से हैं। तो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो रंग में भंग ना करो ना पार 1909 की रचना है। किसकी रचना है, बोले मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो ये भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आपने देख लिया, साकेत 1912 में लिखा गया है। अब मैथिली शरण गुप्त जी की अगर बात करें तो हरि गीत का इनको बड़ा पसंद है, इनका छंद जो है हरि गीत का है, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 17 है कि इत वृत्तात्मकता किस काव्य की प्रमुख विशेषता है। विकल्प 1 की बात करें तो भक्ति काल की, विकल्प 2 रीतकाल की प्रमुख विशेषता है, विकल्प 3 छायावाद की और विकल्प 4 है द्विवेदी युग की। तो देखिए इत वृत्तात्मकता है ना, इत वृत्तात्मकता किसकी है, बोले द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। द्विवेदी युग की बात करें, द्विवेदी की इत वृत्त किसका है भैया, इत वृत्त तो द्विवेदी युग का है, द्विवेदी युग, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 है किसान की रचनाकार है। कहने का आशा है किसान की रचना किसने की है। विकल्प 1 की बात करें पंत, विकल्प 2 निराला, विकल्प 3 मैथिली शरण गुप्त और विकल्प 4 है प्रसाद। तो बिल्कुल अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि किसान एक साथ आ जाए, एक साथ मतलब 1917 में लिखा गया है। किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो भैया हो किसान क्या करें, एक साथ आ जाए, किसके, बोले मैथिली की शरण में आ जाए, ठीक है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। प्रश्न संख्या 19 है कि द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधि कवि है। अरे कि द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है। विकल्प 1 की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त है, विकल्प 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी है, विकल्प 3 रामचंद्र शुक्ल और विकल्प 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कह रहे हैं द्विवेदी के पूर्णतः प्रतिनिधि कवि है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। प्रतिनिधि कवि कौन होगा, है कौन है प्रतिनिधि कवि, बिल्कुल अगर देखा जाए तो विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर, ठीक है ना।
1931 में इनकी एक रचना है साकेत, 1932 में इनकी रचना है यशोधरा, है ना, और 1912 में है भारत भारती। तो ये सब रचनाएं आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, परीक्षा में पूछी जाने योग्य हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि अपराजिता के लेखक है। कहने का आशा है कि जो अपराजिता रचना है उसके लेखक कौन है। विकल्प ए की बात करें नारेंद्र कोहली, विकल्प 2 उदय प्रकाश, विकल्प 3 रामेश्वर शुक्ल अंचल और विकल्प 4 है पंत। तो नरेंद्र कोहली जी की बात करें तो इनकी एक रचना है शंबुक की हत्या। उदय प्रकाश जी की बात करें तो पाल गोमरा का स्कूटर इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। तिरिच और दरियाई घोड़ा बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं इनकी हैं। रामेश्वर अंकल शुक्ल जी की बात करें तो रामेश्वर शुक्ल अंचल अपराजिता के लेखक हैं, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प 3 रामेश्वर शुक्ल इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है कि उर्वशी किसका प्रबंध काव्य है। उर्वशी किसका प्रबंध काव्य है। विकल्प 1 दिनकर का, विकल्प 2 बालकृष्ण शर्मा नवीन, विकल्प 3 महती शरण गुप्त और विकल्प 4 है जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि भक्त काल में गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्रण तुलसीदास के काव्य में मिलता है वैसा आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है। कहने का आशा है कि जैसे है ना भक्ति काल में तुलसी जी के काव्य को आपने देखा है कि गृहस्थ का सुंदर वर्णन मिलता है, उसी प्रकार से आधुनिक काल में किस कवि की रचनाओं में मिलता है ना। तो बिल्कुल विकल्प 1 की बात करें तो 1 महती शरण गुप्त, 2 रामचंद्र शुक्ल का, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 है श्याम सुंदर दास। तो बिल्कुल सबसे हटकर विकल्प ही है कि महती शरण गुप्त। और महती शरण गुप्त जी की बात करें तो आधुनिक काल का इनको तुलसीदास भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भारत भारती 1912 में दोबारा, भारत भारत दोबारा, दोबारा फार 12 1912 में रचना की गई है। आप कह रहे हैं कि इसमें कौन सी भावना है। विकल्प 1 की बात करें तो प्रेम भावना, विकल्प 2 भक्ति भावना, विकल्प 3 राष्ट्रीय भावना और विकल्प 4 है ग्रामीण भावना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, भारत भारती की बात की जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें राष्ट्रीय भावना होगी। भारत और भारती के अंदर क्या होती है, राष्ट्रीय भावना होती है, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न संख्या 23 का विकल्प 3 राष्ट्रीय भावना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है कि रत्नाकर कृति गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। कहने का आशा है कि जो रचना है रत्नाकर जी की गंगावतरण, इसका छंद क्या है। विकल्प 1 की बात करें तो रोला, विकल्प 2 चौपाई, विकल्प 3 बरवे और विकल्प 4 है सोरठा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। गंगावतरण की बात करें तो इसका जो छंद है, मुख्य छंद है, वो है रोला। रोला रोला रोला, गंगा के अवतरण में जाकर के क्या करते हैं, व्यक्ति रोता है गंगा मैया, अये गंगा मैया करके रोता है, रोला रोला रोला, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 है जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है ना। अब जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी लिखी गई है कब लिखी गई, 1935 में। हमने कहा कामायनी करती है कि भगवान अब 3-5 ना हो, 3-5 ना हो, 3-5 1935 में, है ना। अब बात करें खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है या फिर बघेली भाषा है। तो देखिए चूंकि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है ना, तो बिल्कुल खड़ी बोली होगी। कौन सी बोली, बोले खड़ी होगी, खड़ी बोली, है ना। कामायनी खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर बोलती है हे भगवान अब 3-5 ना हो, तो 3-5 का मतलब हो गया 1935 में। अच्छा कामायनी की बात करें तो इसमें कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। इसका रस की बात करें तो शांत रस है, दर्शन आनंद है। पहले सर्ग की बात करें तो पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है, ठीक है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है और पूरे 15 सर्ग को हमने ट्रिक की सहायता से हल कराया है, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है। विकल्प 1 की बात करें पंत, 2 प्रसाद, 3 निराला और 4 है आगे। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित है पंत जी हैं। अरविंद दर्शन पंत को देखते हैं कौन, बोले अरविंद, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 है इस करुणाकलित हृदय में क्यों अब बिकल रागिनी बजती है, ये पंक्ति किसकी है। तो मित्रों जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं निश्चित रूप से उन्हें पता होगा कि
ये दूसरी या तीसरी बार हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। तो इस करुणाकलित का 2 बार आया है, 6 का अनुप्रास अलंकार इसमें है, ठीक है ना। और पंक्ति किसकी है? विकल्प 1 की बात करें तो महादेवी, 2 प्रसाद, 3 निराला और 4 है पंत। तो भैया दूर नहीं जाना है आपको, कहाँ जाना है? विकल्प 2 के पास जाना है। तो इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है ना। कौन कह सकते हैं? बोले विकल रागिनी बजेगी तो प्रसाद, प्रसाद है ना, प्रसाद के लिए विकल रागिनी बजती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है कि कानन कुसुम और झरना किसकी काव्य कृतियां हैं? बिल्कुल, कानन कुसुम की बात करें तो रचना काल देख लीजिए, कानन कुसुम 1913 में है ना, 13 में, और झरना 1918 में है, ठीक है ना। जब हम लोग प्रसाद जी की रचना को पढ़ रहे थे तो हमने एक आपको क्लू बताया था कि उर्वशी तुम वन में प्रेम से मिलने गई थी। उर्वशी वन मिलन प्रेमराज, है ना। तो कहती है नो 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 3 बार कहती है कि तीनों रचनाएं 1909 में लिखी गई हैं, है ना। 3 बार क्या कहती है? नो नो नो। उर्वशी का 1909, है ना। उर्वशी वन में वन मिलन और प्रेमराज, तीनों 9 में है। तो कहाँ गई थी? बताती है 10 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, सो कुशवाहन, है ना, सो 1911 में देखने के लिए गई थी। तब वो कहते हैं कि ये कानन कुसुम तेरे हैं, कानन कुसुम तेरे फार 1913 में। वो बताती है नहीं, एक चोर का है, एक चोर प्रेम पथिक का 1914 में प्रेम पथिक का है, जिसने क्या किया था? महाराणा प्रताप से चुरा लिया था, ठीक है ना। इतना कहती है और फिर उसकी आंखों से क्या होते हैं? आंसू झरने लगते हैं। चित्राधार 1/8/18 में आंसू झरने लगते हैं 1/8। फिर क्या होते हैं? तो कहते हैं आंसू तू पहुंच, आंसू तू पहुंच, यानी कि आंसू 1925 में लिखा गया है, ठीक है ना। फिर क्या करती है? वो कामना करती है कि हे भगवान अब 3-5 ना हो, कामना फार, है ना। ये तो ऐसी सारी रचनाओं की जो ट्रिक है आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं कि कानन कुसुम, है ना। तो कुसुम 1913 में, झरना 1918 में लिखी गई है। किसकी काव्य कृति है? तो विकल्प 1 की बात करें तो प्रसाद, विकल्प 2 की बात करें तो भारतेंदु, और विकल्प 3 श्रीधर पाठक, और 4 है गुप्त जी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कानन कुसुम और झरना जो रचना है ये प्रसाद जी की रचना है। तो प्रश्न संख्या 28 का विकल्प 1 प्रसाद इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? यानी कि कोई ऐसा युग है जिसमें चित्रात्मक भाषा होती है और लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया जाता है। विकल्प 1 की बात करें द्विवेदी युग, 2 की बात करें छायावाद, 3 भारतेंदु, 4 रीतिकाल। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक जो पदावली है वो कहीं और तो नहीं आपको मिलेगी, लेकिन छायावाद में जरूर मिलेगी। छाया है तेरा वाद, क्यों? क्योंकि चित्र और लाक्षणिक पदावली है, चित्र लाक्षणिक पदावली। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प 2 छायावाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि चिदंबरा किसकी काव्य कृति है? चिदंबरा की बात करें तो किसकी काव्य कृति है? विकल्प 1 पंत की, विकल्प 2 महादेवी वर्मा की, विकल्प 3 निराला, और विकल्प 4 है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है ना। तो चूंकि चिदंबरा की बात कर रहे हैं, है ना, तो सब लोग जान गए चिदंबरा पंत की है। और यही चिदंबरा रचना है जिससे 1968 ईस्वी में पहली बार पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो पहली बार 12 फार चिदंबरा को, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? पंत को मिला। पंत फार सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं महादेवी वर्मा जी की। तो यामा रचना आप देख ही रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो हिमकरणी, है ना, हिमतरंगिणी, ये सब रचनाएं इनकी है। निराला की तो आप देखे होंगे, अद्भुत रचनाएं हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है कि रविंद्र कविता कानन के रचयिता हैं। अब रविंद्र कविता कानन यानी कि रविंद्रनाथ जी कविता रूपी कानन माने जंगल में है ना। तो इसके रचयिता कौन है? विकल्प 1 की बात करें प्रसाद, 2 पंत, 3 निराला, 4 है महादेवी वर्मा। तो भैया देखो बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 31 का विकल्प डी, विकल्प 3 है ना, निराला इज राइट आंसर। कविता है ना, रविंद्र कविता कानन निराला, रविंद्र कविता के कानन में रहेंगे तो निराला दिखाई देंगे, निराला जी की ये रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 32 है गिरजा का घंटा किसकी काव्य कृति है ना। तो भैया देखो गिरजा का घंटा किसकी काव्य कृति है? विकल्प 1 पंत, 2 प्रसाद, 3 महादेवी वर्मा, 4
महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल समझ रहे हैं, गिरजा का घंटा पंत की रचना है। गिरजा की घंटा पंत, गिरजा की घंटा पंत। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33 है, परमिल किसकी काव्य रचना है? अब परमिल की बात करें तो किसकी काव्य रचना है? विकल्प ए प्रसाद, 2 महादेव वर्मा, 3 माखनलाल चतुर्वेदी और 4 है निराला। ठीक है ना, तो अब किसकी रचना है परमिल? तो बिल्कुल समझ रहे हैं कि परमिल निराला होती है। परमिल इसमें मल ही ना हो तो वो तो निराला होगा, है ना। 1940 में लिखी गई रचना है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 है, लोकायतन के रचनाकार है। लोकायतन की रचनाकार है। अब भैया लोकायतन की बात जहाँ पे आ जाए तो सबसे पहले लोकायतन का रचना काल देखिए 1964 में है ना। तो छक्का चौका भैया लोको कैच करो, लोको छक्का चौका किसकी रचना है? विकल्प एक की बात करें तो दिनकर जी की, 2 रत्नाकर, 3 पंत और 4 है निराला। तो बिल्कुल लोकायतन की बात करते हैं तो विकल्प 3 पंत इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 है कि महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, यानी कि पहला काव्य संकलन कौन है? विकल्प 1 निहार, विकल्प 2 नीरजा, विकल्प 3 रश्मि और विकल्प 4 है यामा। तो देखिए काव्य संकलन कह रहे हैं, यानी कि जिसमें उसका संग्रह है। ठीक है ना, तो प्रथम काव्य संकलन है निहार। कब लिखा इसे? 1930 में लिखा। ठीक है ना। दूसरा है नीरजा 1935 में। अब देखो भाई नीरजा है ना, तो नीरजा दिमाग में रखती है 3-5 ना हो। रश्मि की बात करें, रश्मि 1932 में लिखा गया है और यामा की बात करें तो 1940 में है। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि निहार 1930 में, रश्मि 32 में, नीरजा 35 में, यामा 40 में। तो प्रथम की बात करते हैं तो प्रथम निहार इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो महादेवी का प्रथम काव्य संकलन है निहार। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि कला और बूढ़ा चाँद के लेखक है। विकल्प 1 की बात करें पंत, विकल्प 2 प्रसाद, विकल्प 3 निराला और विकल्प 4 है दिनकर। तो देखिए कला और बूढ़ा चाँद रचना जो देखा जाए तो पंत जी की है। कब इन्होंने लिखा? तो बता रहे हैं भैया 1959 ईस्वी में इसे लिखा है। देखो जब कोई व्यक्ति होता है ना 59 साल का हो जाएगा तो भैया तो बूढ़ा हो गया है। अब बूढ़ा व्यक्ति है तो 1960 में, है ना, कला और बूढ़ा चाँद पर बिल्कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है पंत जी को। तो इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। 60 में पंत, 60 में बूढ़ा हो गए पंत, हमने पढ़ा है 60 में हो गए बूढ़े हो गए पंत, तो 60 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को मिला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 है गीतिका के रचनाकार हैं। अब विकल्प 1 की बात करें तो महादेव वर्मा, 2 अगे, 3 धूमिल, 4 निराला। तो देखिए कोई गीत अगर गा दे तो गीतिका बड़ी निराली होती है। कैसी होती है? बोले सर निराली होती है। तो गीत का निराली होती है। निराली फार निराला जी की रचना है और 1936 में लिखी गई थी। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? विकल्प 1 की बात करें तो वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है, 2 कृतवासी रामायण, 3 महाभारत और 4 है पुराण। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा पर कृतवासी रामायण, रामायण कृतवासी रामायण का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 है जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जूही की कली 1916 में रचना लिखी गई थी। थोड़ा सा जिसे आप कह सकते हैं ना कि बिल्कुल खुली हुई कविता थी, आधुनिक की कविता थी, नई कविता थी। तो इस कविता को किसी संपादक ने अपने पत्र में छापने से मना कर दिया था, है ना। कौन थे? विकल्प 1 की बात करें प्रेमचंद, 2 नंदुलाल बाजपेयी, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 श्याम सुंदर दास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने पत्र में छापने से मना कर दिया था। इनका पत्र वही सरस्वती पत्र रहा। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो जूही की कली को किसने मना किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जूही क्या होता है? जूही छोटी सी है और महावीर बड़े हैं, तो जूही की कली को तो मना कर ही सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऐसे दिमाग में बैठाइएगा। प्रश्न संख्या 40 है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? विकल्प 1 शांति द्विवेदी, विकल्प 1 शांति द्विवेदी, विकल्प 2 हजारी प्रसाद, विकल्प 3 है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 4 है डॉक्टर नागेंद्र। तो देखिए कामायनी को अगर कहा जाएगा छायावाद का उपनिषद तो बड़ा शांति और प्रिय देगा, शांति और प्रिय देगा, है ना। और इसे आप जान रहे हैं 19 में लिखा गया है, 15 इसमें सर्ग है, चिंता पहला और अंतिम आनंद है। तो ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, प्रसाद जी की रचना है। प्रश्न संख्या 41 है चोखे चौपदे किसका ग्रंथ है? चोखे चौपदे किसका ग्रंथ है? विकल्प 1 की बात करें
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। विकल्प 2 हजारी प्रसाद, विकल्प 3 दिनकर और विकल्प 4 है महादेवी वर्मा। तो देखिए भैया, हम लोग जब पढ़ते थे ना, पढ़े हैं इसको, तो हम लोग पढ़ते हैं अयोध्या के प्रिय पद बोल चाल में चोखे और चौपदे लगते हैं। तो अयोध्या से अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध की पंक्ति है। प्रिय पद से प्रिय माने प्रिय प्रवास, है ना, पद है ना, तो प्रिय पद चोखे 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 और चौपदे लगते हैं। बोलचाल भी इनका एक रचना है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अयोध्या के प्रिय पद जो है बोल चाल में चोखे लगते हैं और चुभते हैं। तो विकल्प प्रश्न संख्या 41 का विकल्प 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, तुम पीयूष सुरुष से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। किस रचनाकार की पंक्ति है? विकल्प महादेवी वर्मा, विकल्प 2 जयशंकर प्रसाद, विकल्प 3 प्रेमचंद और विकल्प 4 निराला। तो देखिए, नारी तुम श्रद्धा हो, है ना, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, इसे दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। महादेवी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जैसे मैं नीर भी हूँ, है ना, मैं नीर भरी बदली दुख की बदली, मैं बीन भी हूँ तुम्हारी मैं रागिनी भी हूँ, है ना, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 43 है कि अरुण मधुमय, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद की किस कृति से है? विकल्प 1 चंद्रगुप्त नाटक, विकल्प 2 स्कंदगुप्त, 3 कामायनी, 4 कंकाल। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, है ना, विकल्प 1 चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। अब चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल है 1930, स्कंदगुप्त का 1928 में, कंकाल जो कि उपन्यास है 1929 में, कामायनी 1935 में। सारी की सारी रचनाएं जो है किसकी हैं? बिल्कुल प्रसाद जी की हैं। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, अरुण मधुमय देश हमारा यह गीत प्रसाद जी की चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। अरुण कहाँ? बोले चंद्रगुप्त में, अरुण चंद्रगुप्त में है, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है कि लोकायतन पंत कृत है ना। अब लोकायतन जो पंत जी की रचना है, अभी आपने देखा 1964 में लिखी गई है ना। इसका जो अगर देखा जाए तो किस प्रकार की रचना है? विकल्प 1 की बात करें चंपू का, 2 महाकाव्य, 3 खंड काव्य और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जो इनका लोकायतन काव्य है वो बिल्कुल महाकाव्य है, ध्यान में रखिएगा, लोकायतन महाकाव्य है, क्योंकि छक्का चौका 1964 में लिखा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 45 है पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है। पंचवटी प्रसंग, है ना। विकल्प 1 की बात करें मैथिली शरण गुप्त, 2 दिनकर, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 है निराला। तो बिल्कुल देखिए, बहुत ध्यान देने योग्य प्रश्न है ना। अगर बिना देखे इसका उत्तर देंगे निश्चित रूप से आप गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, क्यों? क्योंकि पंचवटी की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, लेकिन पंचवटी प्रसंग की बात है तो पंचवटी का प्रसंग बड़ा निराला होता है। निराला फार निराज की रचना है और एक कई बार परीक्षा में पूछा गया है घुमा फिरा करके। तो पंचवटी प्रसंग देखिएगा तो पंचवटी का प्रसंग निराला होगा, निराज की रचना है। और केवल पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और दिनकर विकल्प गलत है और महावीर प्रसाद द्विवेदी विकल्प गलत है। तो प्रश्न संख्या 45 का विकल्प 4 यानी कि 4 निराला इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है बांधो न नाव इस ठाव बंधु पंक्ति के रचयिता हैं। विकल्प 1 आगे, 2 निराला, 3 बच्चन और 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए मित्रों, बिल्कुल बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, इस पंक्ति के रचयिता 1 निराला, 1 आगे, 2 निराला, 3 बच्चन, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, है ना, ये निराला जी की पंक्ति है। लेकिन एक रचना इसी से मिलती जुलती मिलती है जो कि उपन्यास है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु उसमें नहीं है और उपन्यास विधा है। अगर ये रचना किसी भी परीक्षा में आपके सामने मिल जाए तो बिल्कुल उसके जो रचनाकार हैं या उपन्यासकार हैं उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अंतर क्या है कि बांधो न नाव इस ठाव, यहाँ पर है उपन्यास है और यहाँ पे लाइन है बांधो न नाव इस ठाव बंधु, है ना। तो बंधु की बात आ जाएगी तो बंधु निराला होता है, बंधु नहीं रहेगा तो बिल्कुल आप किसको, उदय शंकर भट्ट को लगाइएगा, ठीक है। चलिए,
संख्या 47 है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है। देखिए कह रहे हैं कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है और प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है। विकल्प 1 अभ्यंजना, विकल्प 2 रहस्यवाद, विकल्प 3 यथार्थवाद, विकल्प 4 है कल्पनाश्रित। तो बिल्कुल एकदम मोटी मोटी बात दिमाग में रखनी होगी। संख्या 47 का विकल्प 1 अभिव्यंजना इज राइट आंसर, यानी कि प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष है, अभिव्यंजना का उत्कर्ष है, इसे ध्यान में रखिएगा। संख्या 48 है कि राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। बहुत आसान सा प्रश्न है, तो इसके सतह में हम नहीं जाना चाहेंगे, बिल्कुल आप सीधा सीधा इसका उत्तर जान रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। संख्या 49 है कि दिनकर की कौन सी कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। कौन सी कृति है जो कि जिसमें भीष्म पितामह एवं धर्मराज के बीच संवाद हुआ है। ठीक है ना, धर्मराज युधिष्ठिर। विकल्प 1 कुरुक्षेत्र, 2 रसवंती, 3 हुंकार और 4 है इतिहास के आंसू। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प 1 कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर, है ना। तो दिनकर की एक रचना है कुरुक्षेत्र, जिसमें पितामह और धर्मराज के बीच संवाद दिखाई दिया गया है। और कुरुक्षेत्र की बात करते हैं रचना काल, तो चौका छक्का 1946 में, रसवंती बिल्कुल 1940 में, है ना। हुंकार करना है तो भैया तीनों से करो, है ना, तन मन धन तीनों से जुड़ो हुंकार। ठीक है ना। इतिहास के आंसू निकलेंगे, बोले 51 आंसू निकलेंगे, किसके, बोले सर इतिहास के। तो कुरुक्षेत्र में चौके छक्के लगे, रसवंती 40 की होगी, हुंकार तीनों से करो, और इतिहास के आंसू 51 आंसू इतिहास के, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो संख्या 49 का विकल्प 1 कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर। संख्या 50 है हारे के हरिराम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है। विकल्प 1 दिनकर, विकल्प 2 रामनाथ त्रिपाठी, विकल्प 3 महादेवी और विकल्प 4 है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हारे के हरिनाम, हारे के हरिनाम। अगर कोई व्यक्ति हार रहा है, पराजित हो रहा है, तो भैया उसके लिए तो हारे का हरि नाम ही सही है। तो हरि का नाम लेगा दिनकर, हरि नाम, हारे हरि, हार से हारे, हार से, है ना, हरि हरि राम हरि राम हरि राम, दिन भर करिए, दिन भर करिए, बोले हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, दिन भर करिए। क्यों, जब हारा व्यक्ति तो दिन भर क्या करेगा, हरे राम, दिन भर माने दिनकर। ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठाने का। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, और वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आपको लाभ पहुंचा हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से 50 प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।